Assalamualaikum students. I hope everybody is fine and enjoying the video lectures. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? जैसा कि हमने सेमियोटिक्स की इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में कर ली थी, सेमियोटिक्स क्या होती है, ये किस तरह से साइंस को स्टडी करती है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपको बेसिक्स अपनी फाउंडेशन पहले बनानी है तो ऊपर आई पे क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख लें, बिकॉज़ इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सेमियोटिक्स थियरी बताने वाला हूँ जो कि फर्डिनेंड डी सॉशर ने दी थी। तो वो वीडियो लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है जी, फर्डिनेंड डी सॉशर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कौन थे, ताकि मज़ीद आसानी रहेगी। ही वॉज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सेमियोटिक्स। तो सेमियोटिक्स का लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब भी नाम लिया जाएगा, फर्डिनेंड डी सॉशर का नाम टॉप पर आएगा। आप ठीक है, ये एक फाउंडिंग फादर की हैसियत रखते हैं। इन्होंने ही ये स्टडी को इतना इवॉल्व किया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया था दुनिया में। ही वॉज अ स्विस लिंग्विस्ट, तो ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे और ही डेवलप्ड अ साइन ही कॉल्ड सेमियोलॉजी। और ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि सेमियोटिक्स का पहले नाम सेमियोलॉजी था, जो कि फर्डिनेंड डी सॉशर ने प्रपोज किया था और उसके बाद इसका नाम सेमियोटिक्स पड़ गया था। लेटर दैट टर्म हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पियर्स टर्म सेमियोटिक्स। तो पियर्स भी एक बहुत ही एक जो है वो टॉप के जो है हमारे पास इंडिविजुअल हैं, पर्सनैलिटी आ जाते हैं जिन्होंने सेमियोटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि जिस इंसान की हम सेमियोटिक्स थ्योरी आज पढ़ने वाले हैं, ही इज़ द फाउंडिंग फादर, ही इज़ द गुरु ऑफ दैट फील्ड ऑफ दैट साइंस। तो उसको कितना इंपॉर्टेंस हमें देनी चाहिए, कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, ये चीज़ वाज़े हो जाती है। इनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, लिंग्विस्टिक्स के द्वारा क्या हैं, फर्डिनेंड डी सॉशर 1859 टू 1913 इनकी ये जो है रेंज है लाइफ की, इज़ एक्नॉलेज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट एंड सेमियोलॉजी। इन्हें ना सिर्फ सेमियोलॉजी का बल्कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का भी फादर कहा जाता है, गुरु माना जाता है। ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब ये तो हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक बहुत ही एक जो है सिग्निफिकेंट वर्क है, उसके जो फाउंडेशन है, ग्राउंड वर्क है, वो इन्हीं से आया है। ही वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन जिनेवा इन 1876। ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग वेयर ही रिसीव्ड अ डॉक्टरेट इन 1881। तो बुनियादी तौर पर इस थ्योरी को समझने से पहले सिग्निफायर और सिग्निफाइड हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से इस वीडियो की समझ आए, तो पहले जो मैंने आपको बताया, ऊपर आप आई पे क्लिक करके पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें मैंने सारी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ को फाउंडेशन अच्छे से मैंने सेमियोटिक्स की बना दी हुई है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होता है? सिग्निफायर होता है एनी मटेरियल थिंग दैट सिग्निफाइज, ठीक है, वर्ड्स ऑन अ पेज, अ फेशियल एक्सप्रेशन एंड इमेज। ये जितने साइंस हैं ये कुछ ना कुछ सिग्निफाई करते हैं, और ये साइंस, ये जो साइंस हैं, ये सिग्निफायर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे आर सिग्निफाइंग समथिंग। जैसे इससे मुराद है रुक जाओ, इससे मुराद है ये ट्रक का रास्ता है, इससे मुराद है ये रोड राइट को जाती है या सीधी जाती है। ठीक है, ये पिक्चर की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स की सूरत में हो सकते हैं, ये हिंसों की डिजिट्स की सूरत में हो सकते हैं, ये इमेज की सूरत में हो सकते हैं। जो ये मटेरियल है, जो ये स्टिकर है, या जिसे आप कह लेंगे पेपर है, या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, या आपके वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, ये सारे सिग्निफायर्स कहलाते हैं, यानी सिग्निफाई करने वाले। अब सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड द कॉन्सेप्ट दैट अ सिग्निफायर रेफर्स टू। अब जिस कॉन्सेप्ट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिस आइडिया की तरफ, इमोशन की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट इटसेल्फ सिग्निफाइड कहलाता है। जैसे ये सिग्निफायर है, यानी ये पेपर, और ये क्या कह रहा है, ये मिसाल के तौर पे कि ट्रक की एंट्री बंद है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रक की एंट्री बंद है, ये सिग्निफाइड है। अब जैसे इससे मुराद है स्टॉप, रुक जाओ, तो ये इटसेल्फ सिग्निफायर है, ये स्टिकर या ये जो साइन है। लेकिन ये जिस कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहा है, रुक जाओ, वो सिग्निफाइड है। ठीक हो गया, सिग्निफायर सिग्निफाई करने वाला, सिग्निफाइड सिग्निफाई होने वाला। जो कॉन्सेप्ट सिग्निफाई होता है किसी सिग्निफायर से, ईजीएस्ट मैनर में मैंने आपको बता दिया। अब मज़ीद डिटेल थोड़ी सी समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे, क्योंकि ये हमने टर्म बहुत ज़्यादा पढ़नी है आगे। साइंस से मुराद है एनीथिंग दैट कन्वेज मीनिंग। कोई भी चीज़ जो मीनिंग कन्वे करती है वो साइन कहलाती है। ये बात तो समझ लें, चाहे वो कोई इमेज है, अल्फ़ाबेट है, कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, ठीक है,
कुछ भी, कोई पेंटिंग है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी कोई ना कोई साइन दे रहे होते हैं, आप गुस्से में हैं, खुशी में हैं। तो सिग्निफायर जो वो वर्ड्स हैं, जो वो इमेजेस, शेप्स, साउंड्स हैं, वो सिग्निफायर्स हैं। ठीक हो गया। और सिग्निफाइड जिस चीज़ की तरफ, जिस मेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, या उसकी वजह से जिस मेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा जहन जाता है, हो सकता है हम किसी को हंसते हुए देखें तो हमारा सिग्निफाइड हो के ही इज़ हैप्पी। अगर किसी कोई हमें घूर रहा है तो हमारा सिग्निफाइड हो के ही इज़ एंग्री ऑन मी। तो इस तरह से वो सिग्निफाइड, वो तमाम तर कॉन्सेप्ट जो हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते हैं, वो सिग्निफाइड कहलाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि ये भी आप पढ़ लीजिएगा, पॉज करके वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे सिग्निफायर है, ये TREE, ये एक साइन है, इट्स दिस साइन इज अ सिग्निफायर। अब ये सिग्निफाइड क्या है, जो इटसेल्फ ओरिजिनल ट्री होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे पास मौजूद होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बेशक ये हमारे माइंड में ही आ रहा है, बिकॉज ये है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो सिग्निफायर है वो ट्री है, और जो सिग्निफाइड है वो ट्री की इमेज में आपको दिखाई, जो हमारे माइंड में मेंटल कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा जब कोई ट्री का लफ्ज़ लेगा। तो अब सेमियोटिक थियरी ऑफ सॉशर, इसकी तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो द सेमियोटिक थियरी ऑफ सॉशर क्या है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ साइंस दैट एक्सप्रेस आइडियाज एंड इज देयर फॉर कंपेरेबल टू अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब वो ये कहता है कि लैंग्वेज भी साइंस का ही सिस्टम है, यानी उसने लैंग्वेज को एक अलग अंदाज से देखा, उसने लैंग्वेज को एक टूल नहीं कहा, उसने लैंग्वेज को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट नहीं कहा, बल्कि उसने इसको एक साइन लैंग्वेज करार दे दिया। ठीक है, उस दौर में ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जिस दौर में उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है साइंस का सिस्टम है, और इसलिए इसको सिस्टम ऑफ राइटिंग से कंपेयर किया जा सकता है। द अल्फ़ाबेट ऑफ डेफ म्यूट्स, जो कि साइंस या राइटिंग सिस्टम्स बहरों के, गूंगों के होते हैं, सिंबॉलिक राइट्स हैं, पोलाइट फार्मूलाज हैं, या मिलिट्री के सिग्नल्स होते हैं, इनके तरह से इसको कंपेरेबल है ये, यानी इसको इसी नज़र से हम देख सकते हैं जैसे कि हम डेफ या म्यूट या सिंबल्स की लैंग्वेज या सिग्नल्स या मिलिट्री सिग्नल्स की लैंग्वेज को देखते हैं। इस तरह से ही हम लैंग्वेज को भी ओवरऑल जो नेचुरली हम बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, उनको हम इसी तनाज़र में रख के साइंस के अंदर हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज सिस्टम्स। और वो ये कहते हैं कि जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज बोलते हैं, वो इन तमाम तर सिस्टम्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है, यानी उससे भी ज़्यादा खरा और अच्छा सिस्टम है। ये तो बुनियादी ये फाउंडेशन ये क्रिएट करते हैं। ये माइंड में अब आपने रख के चलना है कि अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड द सॉशर, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस विच एक्सप्रेस एनी आइडिया, एनी कॉन्सेप्ट, एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। ठीक हो गया। इट इज़ नॉर्मल टू थिंक ऑफ लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल साइंस। तो लैंग्वेज को आप मल्टीपल साइंस का सिस्टम समझकर देख सकते हो। अ साइंस दैट स्टडीज द लाइफ ऑफ साइंस विद इन अ सोसाइटी इज कंसीवेबल। वो कहता है कि साइंस को लैंग्वेज समझना एक हजम होने वाली चीज़ है, कंसीवेबल है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। इट वुड बी पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसे सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा जा सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ जनरल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी में पढ़ सकते हैं। मैं इसको सेमियोलॉजी कहूँगा, फ्रॉम ग्रीक सीमियन साइन। सेमियोलॉजी मीन्स साइंस की स्टडी। वुड शो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ साइन, व्हाट लॉज गवर्न देम। और फिर वो ये कहता है कि मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा कि इन लॉज को क्या चीज़ गवर्न करती है, ये साइंस जो हैं, सॉरी, इन साइंस को कौन सा लॉ गवर्न करता है, किन लॉज के तहत ये साइंस अपना मीनिंग क्रिएट करते हैं। आया ये मीनिंग इन्हें नेचर देती है, या ये आर्बिट्रेरी हैं, यानी इलॉजिकली दिए गए हैं, यानी इसको देने में कोई लॉजिक नहीं है, ना ये जबिलती तौर पर नेचुरली इन्हें मिले हैं, बल्कि इलॉजिकली एप्पल है। तो एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, इसके पीछे आप कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं दे सकते। और ना आप ये कह सकते हो कि एप्पल APPLE नेचर से एप्पल को ये साइन अलॉट हुआ है। नहीं, एक लैंग्वेज में एप्पल है, मेरी लैंग्वेज में सेब है, किसी ज़ुबान में कुछ और होगा, तो फिर वो नेचुरल तो नहीं हुआ, आर्बिट्रेरी है, यानी लोगों ने खुद से उन्हें दिया है, और उसके पीछे कोई लॉजिकल ग्राउंड्स नहीं मिलेंगे कि एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, ए को ए क्यों कहते हैं, ही लड़के के लिए यूज़ क्यों होता है, शी लड़की के लिए यूज़ क्यों होता है, ये तमाम तर टर्म्स, नाउन्स, ऑन क्यों है, इनका मुराद मैं, अंदर क्यों है, ये आप आर्बिट्रेरी हैं, यानी इनको आप नहीं बता सकते कि ये ऐसा क्यों है। ठीक हो गया। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड फॉर सोशल साइंस हैव टू पार्ट्स। फिर अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है
अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात सोशल हमें ये बताते हैं कि साइंस के दो हिस्से होते हैं, सिग्निफायर मीन साउंड या सिग्निफायर, कॉन्सेप्ट या सिग्निफाइड। ठीक हो गया। इट इज़ क्रूशली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द रिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज़ नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं होता। एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, बैट को बैट क्यों कहते हैं, लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं, ये नेचर के तहत नहीं मिला बट आर्बिट्रेरी, और ये किसी लॉजिक के तहत भी नहीं मिला बल्कि ये आर्बिट्रेरी है एंड बेस्ड ऑन कन्वेंशन, और ये रसूम और रवाज और कन्वेंशंस के तहत पढ़ जाते हैं अल्फाज और उनके मीनिंग्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ जहन नशीन कर लेनी बहुत ज़रूरी है। अब एक आर्बिट्रेरीनेस को थोड़ा सा मज़ीद हम समझ लेते हैं। हिस्ट्री टेल्स अस वर्ड्स हैव बीन चेंजिंग मीनिंग। अब आर्बिट्रेरीनेस में ये भी है कि अल्फाज के वक्त के गुजरने के साथ, सदियां गुजरने के साथ उनके मीनिंग्स बदलते रहते हैं, समटाइम्स रेडिकली बदलते हैं, स्पीकर्स बोलते जाते हैं और उनके मीनिंग्स बदलते रहते हैं। तो ना तो वो नेचुरल हुआ और ना वो लॉजिकल हुआ, क्योंकि अगर वो लॉजिकल हो तो वो चेंज नहीं होगा, नेचुरल होगा तो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन आर्बिट्रेरी है, कन्वेंशनल है, तो वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे कन्वेंशंस चेंज होती हैं वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड कल्चर इज़ इवॉल्विंग एंड सेम वे लैंग्वेज इज़ इवॉल्विंग इटसेल्फ विद द कल्चर। तो सिंपल जिस तरह से नाइस वर्ड है, दिस वर्ड यूज टू मीन सिली फुलिश। पुराने दौर में इस वर्ड का मतलब फुलिश या सिली था, लेकिन आज हम नाइस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फेसबुक पे या मैसेजिंग में नाइस कहते हैं, अच्छा, नफीस, उम्दा। ठीक है, आज ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। सिली इन द अर्लीस्ट यूज इट रेफर टू थिंग्स वर्दी और ब्लेस। अब सिली को कोई सोच सकता है कि इससे मुराद ब्लेस्ड हो सकती थी किसी दौर में। फ्रॉम देयर इट केम टू रेफर टू द वीक एंड वल्नरेबल। फिर इससे मुराद, सॉरी ये वीक के स्पेलिंग गलत हो गया, वीक कमज़ोर और वल्नरेबल इसका मीनिंग बना, और अब इसका मतलब पागल या फुलिश या सिली, थोड़ा सा जो बंदा इस तरह का उसको कहते हैं। ऑफुल थिंग्स यूज्ड टू बी वर्दी ऑफ ऑ, जिस पे हैरान हुआ जाए, फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन विच इज़ हाउ वी गेट एक्सप्रेशन लाइक टू ऑफुल मेजेस्टी ऑफ गॉड। लेकिन अब ऑफुल का मतलब एंटायरली चेंज हो गया। ठीक है, व्हाट एन ऑफुल डे, कितना बुरा दिन था, मतलब वो टोटली उसकी सेंस वर्ड की चेंज हो गई हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स आर्बिट्रेरी एंड इन द कंप्लीट एवोल्यूशन। ठीक है, इन द चेंजिंग फेज। टू वेज टू स्टडी साइंस। अब साइंस को हम दो अंदाज से पढ़ सकते हैं बुनियादी तौर पर। सिंक्रोनिकली, यानी हम किसी एक इरा को सिलेक्ट कर लें और उस इरा में ही हम उस साइंस को पढ़ें, यानी मैं ये सिलेक्ट कर लूँ कि 2021 में नाइस का मतलब क्या है और मैं उसी के अकॉर्डिंग तमाम साइंस को स्टडी करूँ। ठीक हो गया। डायक्रॉनिकली क्या है, एज ए डेवलप और इवॉल्व ओवर टाइम, या मैं इस चीज़ पे स्टडी करना शुरू कर दूंगा किस तरह से अल्फाज के मीनिंग डेवलप हो रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं, यानी मैं कंपैरिजन्स पेश करना शुरू कर दूं कि 90 में इस वर्ड का ये मतलब था, 2000 सन में इसका ये मतलब था, 2001 में ये था, यानी दो तरह से मैं स्टडी कर सकता हूँ साइंस को। यानी एक बेसिक बात है। हाउ सॉशर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट जैसे हमने सिग्निफाइड पढ़ा है ना, इसे सॉशर के अल्फाज में समझ लेते हैं कि सॉशर इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्सेप्ट्स ही एक्सप्लेन आर डिफाइंड डिफरेंशियली दैट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर नॉट। सॉशर एक बहुत ही मज़े की बात कहते हैं जिसको समझने में 2 मिनट लग जाएंगे लेकिन समझ आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि कॉन्सेप्ट को उनके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट से समझा जाता है, डिफरेंशियली समझा जाता है। हमें कोई पूछे कि चीप का क्या मतलब है तो हम उसको कहेंगे विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दैट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर नॉट। कोई चीज़ क्या है इसको बताने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि वो क्या चीज़ नहीं है। मसलन रिच कौन है, समवन हु इज़ नॉट पुअर। ठीक है, बिग क्या है, समथिंग विच इज़ नॉट स्मॉल, यानी उसका ऑपोजिट ह्यूमन माइंड वर्क ही ऐसे करता है। यानी वर्ड्स और एंटोनिम्स बच्चों को भी छोटे होते हैं हमने देखा है, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, बिग स्मॉल हमें फ़ौरन समझ में आ जाता है। यानी इस किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफरेंशियली एक्सप्लेन करना, यानी उसका ऑपोजिट बता कर एक्सप्लेन करना, ये असल बात है। स्लो का फास्ट है। ठीक है, अब आप स्लो को कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप कहोगे विच इज़ नॉट फास्ट, या फास्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे विच इज़ नॉट स्लो।
इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर नॉट। हम ये बताते हैं, सॉशर ये कहता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि क्या वो नहीं है उस या उसका ऑपोजिट क्या है, तो हमें फ़ौरन से उस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है। जैसे कि he explained that it is the relative position of science in a statement that determines their meaning, not their intrinsic value। तो वो ये कहता है कि देखा, इनकी कोई इंट्रिंसिक यानी जबिलिटी, इनकी वैल्यू नहीं है, कुदरत की तरफ से इन्हें कोई मायना नहीं मिला हुआ, बल्कि इन्हें हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ साइंस में समझाने की कोशिश करते हैं रिलेशन में, यानी रिच का पुअर से क्या रिलेशन है, बिग का स्मॉल से क्या रिलेशन है, ब्लैक का वाइट से क्या जो है रिलेशन है, ठीक है। और इस तरह से हम उन्हें फास्ट का स्लो से क्या रिलेशन है, इस तरह से हम उनको रिलेशन में कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नो साइन देन हैज़ मीनिंग बाय इटसेल्फ एंड इट्स मीनिंग इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द अदर साइंस। तो एक साइन अकेला क्या कर सकता है, एक वर्ड अकेला क्या कर सकता है, जब तक वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बाकी मुख्तलिफ साइंस के साथ नहीं आ जाता, और फिर ही वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इट्स एन अंडरस्टूड थिंग। अ वर्ड, अ साइन इटसेल्फ हैज़ नथिंग टू डू विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट, विदाउट अदर साइंस, उसका कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं। What this means is that when we are dealing with concept, because of the nature of language, we tend to think in terms of polar oppositions, यानी वही एंटोनिमस का देखना पड़ता है, such as cheap and expensive, rich and poor, happy. Happy is someone who is not sad, sad is someone who is not happy. Simple. That's how Saussure says that that's how we explain concepts according to the point of view of Saussure. वर्ड्स आर साइंस, वर्ड्स जो हैं अभी वो भी एक साइंस हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अब एक आपकी इंटोनेशन के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ड का, एक लफ्ज़ के जिस तरह से बहुत से मीनिंग्स में हम ले लेते हैं, और यू आर जस्ट सिली। अब यहाँ पे मुराद स्टूपिड नहीं है, एक मजाक कर रहे हैं हम, यू आर नाइस। यहाँ पे अब अंदाज बदल के अगर आप सरकास्टिक मैनर में या किसी सरकास्टिक सिचुएशन में कहते हैं तो उस नाइस का मतलब ही ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यू आर ऑन टाइम, इफ समबडी इज लेट एंड यू से टू हिम वाओ यू आर जस्ट ऑन टाइम, इट मीन्स द ऑपोजिट। इट मीन्स your way of using the language in a different context changes the meaning of the word। ठीक हो गया। Let's dig a little deeper। So there are not any intrinsic links between signifiers and signified। तो ये बात क्लियर हो गई कि इंट्रिंसिक कोई जबिलिटी, कोई नेचुरल लिंक नहीं है सिग्निफायर्स का और सिग्निफाइड का, यानी किसी साइन का और उससे पैदा होने वाले कॉन्सेप्ट का। एंड द मीनिंग ऑफ सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन नेगेटिवली, और उसे नेगेटिवली एक्सप्लेन किया जाता है। रिच को बताया जाता है पुअर, ठीक है, यानी पुअर को समझा दिया जाए तो रिच का पता चल जाता है। एंड टाइड टू देयर प्लेस इन द सिस्टम इन विच दे आर फाउंड, और उसको उसके अकॉर्डिंगली फाउंड किया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। अब एंड नोट क्या है, बुनियादी तौर पे अब आप समझ लें कि आप वो थेरी को जहन में बढ़ाई बैठे थे कि ना पता नहीं क्या इस थेरी में आ जाएगा। यही जो कॉन्सेप्ट्स हैं यही इस थेरी में इन्होंने सॉशर ने एक्सप्लेन किए हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी ये काफ़ी हद तक डिटेल्ड मैनर में आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा बेफिक्र हो जाए कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपका जितना कॉन्सेप्ट सॉशर ने दिया है ना सेमियोटिक्स के हवाले से, उसको डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन होगी इस वीडियो में। एंड नोट क्या है, सॉशर एक्सप्लेन व्हाई द माइंड टेंड्स टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कंट्रास्ट एंड ऑपोजिशंस व्हेन ही रोट दैट कॉन्सेप्ट्स आर प्योरली डिफरेंशियल। फिर सॉशर ये भी एक्सप्लेन करता है डिटेल में कि हम आया चीज़ों को इस तरह से डिफरेंशियल मैनर में क्यों सीखते हैं, हमें रिच को एक्सप्लेन करने के लिए पुअर उसका एंटोनिम का सहारा क्यों लेना पड़ता है, हमें क्यों बताना पड़ता है कि रिच मीन्स हु इज़ नॉट पुअर, हमारा दिमाग ऐसे क्यों ट्यून इन हुआ है। What Saussure argues is that we only know what concept means by knowing what is doesn't mean। हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि हमें बता दी ये वो चीज़ नहीं है, यानी somebody who is not poor is rich and more particularly by knowing its opposite। और उसके ऑपोजिट को बता दिया जाए तो हम झट से कह देते हैं अच्छा इसका मतलब बिग मीन्स बिग स्मॉल फौरन हमें। इट बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कोरिलेटेड दैट वे, दैट्स ह्यूमन नेचर और लैंग्वेज की नेचर कोरिलेट करती है इसी मैनर में कि डिफरेंशियली चीज़ों को सीखा जाए। अगर हम कहें somebody who has money, who has so much money, who is rich, वो नहीं है। आपको कि somebody who is not poor, अच्छा फौरन से समझ आ जाएगी, फौरन से आपको क्या अच्छा इसका ये मीनिंग था। These oppositions must be related, जाहिर है oppositions
रफली नहीं बनी होनी चाहिए। दे हैव इन, अब आप ये नहीं कह सकते रिच से मुराद उसका ऑपोजिट नाइस है, तो वो तो बात ही नहीं ना बनेगी। द ऑपोजिशंस रिलेटेड होनी चाहिए, टाइड टू समथिंग दे हैव इन कॉमन। फॉर एग्जांपल, अब आपने एक्सप्लेन करना है गे क्या होता है। somebody who is not straight, straight कौन है? somebody who is not a lesbian or a gay। अदरवाइज क्या आप उसको एक्सप्लेन करोगे? someone who used to have sex with the same gender, somebody who used to have sex with the opposite gender। क्या मतलब? सिंपली आप कहोगे गे इज somebody who is not straight, straight is somebody who is not gay, और वेल्थ रिच और पुअर। ठीक है, आप रिचनेस को क्या एक्सप्लेन करोगे कि अगर आपके पास 1000 यूरोज हैं तो आप रिच हो, आपके पास 2000 3000 यूरोज हैं तो आप रिच हो। आप कहोगे somebody who is not poor, who has enough money to be not to be poor। ये चीज़ है। कॉन्सेप्ट्स को उनके नेगेटिव्स के साथ, उनके एंटोनिम्स के साथ स्टडी किया जाता है। सो दैट वाज ऑल टुडे, सेमियोटिक्स, सेमियोलॉजी बाय सॉशर, और हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या कह सकते हो कि सर इस टॉपिक पे या इस डिटेल मिस हो गई है, इस पे भी लेक्चर बना दें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो बन जाए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ। लाइक कर दें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।